नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे धातु और अधातु। और हमने धातु को पढ़ लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे अधातु। तो अगर थोड़ा सा रिवाइज करें पिछले वीडियो को, तो आप क्या पढ़े थे उसमें? धातु। या सबसे पहले अगर शुरू से रिवाइज किया जाए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? तो हमने पढ़ा था तत्व। तो पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व के तीन आप भाग कर सकते हैं, जिसमें एक रख सकते हैं धातु, दूसरा हो जाता है अधातु और तीसरा हो जाता है उपधातु। ठीक है, तो आपने इन सब के बारे में पढ़ना चालू किया था, जिसमें हम सबसे पहले धातु को पढ़े थे। धातु की परिभाषा जान ली थी। परिभाषा क्या होती है? तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था इसका भौतिक गुणधर्म, और क्या देखा था? रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या देखा था आपने? धातुएं चमकदार होती हैं, अधिकांश धातुएं चमकदार होती हैं। दो अधातु भी ऐसी हैं जो चमकदार होती हैं, जैसे आयोडीन है और ग्रेफाइट हो जाता है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। तो इसके बाद हमने देखा था धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्णीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं अधिकांशतः कठोर होती हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। प्रायः धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जब हथौड़े से पीटा जाता है। तो इस प्रकार हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म देखे थे। रासायनिक गुणधर्म भी हमने देखा था, जैसे धातुओं की हमने क्रिया करा ली थी ऑक्सीजन से, फिर क्रिया करा ली थी जल से, फिर क्रिया कराई थी हमने जल से, फिर हो गया था आपने देखा था यहाँ पे अम्ल से क्रिया देख लिया था। किससे क्रिया देख लिया था? अम्ल से क्रिया देख लिया था। फिर क्लोरीन से क्रिया देख लिया था आपने, हाइड्रोजन के साथ क्रिया देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने, और धातु लवणों से भी क्रिया देखी थी। धातु लवण से क्रिया, यह आपने देखा था। और इसके बाद इसके लिए हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी। किसके लिए? धातुओं के लिए सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? एक सूची होती है। किसके लिए? धातुओं के लिए, जिसमें धातुओं को रखा जाता है किस क्रम में? उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में। तो सक्रियता श्रेणी एक सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो यह सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमें शुरू करना है अधातु। देखिए, तो बात करते हैं अधातु की। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? नॉन मेटल। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा, जो कि आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अब जो ग्रहण कर लेगा, उधार लेगा, तो वह क्या होगा? ऋण आयन। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। ठीक, अब यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे में यहां पे क्लोरीन का नाम दे सकते हैं आप। देखिए, क्लोरीन जिसे किससे दर्शाते हैं? Cl से। फिर आप लिख सकते हैं ब्रोमीन, Br, और फिर लिख सकते हैं ऑक्सीजन। इसी प्रकार कई उदाहरण दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतने से काम चलाते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार आयोडीन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये सभी कैसे रहेंगे? फिर ये सभी हो जाएंगे क्या? अधातु। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इसका भौतिक गुणधर्म। तो परिभाषा आसान है, पीछे भी देखा था आपने, तो इसमें भी देख लिया। तो क्या करते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी क्षमता होती है जिनकी, अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी मतलब अधातु जो हो उन्हीं को। भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। आइए, तो जो जो धातुओं में हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ा था
उसी का हम उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यह अधातुओं का भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले आपने लिखा था वहां पर धातुएं चमकदार होती हैं, यहां पर लिखेंगे अधातुएं चमकदार, चकम नहीं है, चमकदार नहीं होती हैं। आप इसमें देखिए दो अपवाद है जो आपने वहां पे पढ़ा था, आयोडीन और कौन, अपवाद है इसका, दो अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं, कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका आयोडीन और एक हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा, हीरा। आप ग्रेफाइट भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की भी सतह चमकदार होती है, ठीक है। तो आयोडीन है, हीरा है, हीरा कार्बन का रूप है, कार्बन एक अधातु है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, अधातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं, चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद में आयोडीन और हीरा शामिल कर सकते हैं, तो अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन के ही दोनों अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। दूसरा आप यहां पे लिख सकते हैं धातुएं, धातुएं नहीं, अधातुएं विद्युत व उष्मा की, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। अगर आप ग्रेफाइट को देखें तो वहां पर ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और वह क्या करता है, विद्युत का प्रवाह करता है, ठीक है, यानी विद्युत धारा उसके कारण प्रवाहित होती है, और इसी कारण उसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, सेलों में जो इलेक्ट्रोड लगते हैं वह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपवाद में कौन है, अपवाद में आपको मिल जाएगा आपको ग्रेफाइट, ठीक है। अपवाद में क्या मिल जाएगा, ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी यह विद्युत का चालन करता है, और यह क्या हो जाता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक, ठीक है। यहां से मिटाते हैं इसको। अब अगला गुणधर्म देखते हैं। आपने एक पढ़ा था धातुओं में, धातु के लिए जो पढ़ा था, तन्यता और आघात वर्णनीयता का गुण पाया जाता है। तो इसमें एक ही शामिल करते हैं, लिखेंगे अधातुओं में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता, का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अधातुओं में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अगला आपने वहां भंगुरता एक गुण पढ़ा था भंगुरता, या सबसे पहले क्वथनांक और गलनांक देख लें। सामान्यतः वहां पर क्या था, उच्च, तो यहां पे क्या हो जाएगा, निम्न। सामान्यतः आधातुओं का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है, निम्न होता है। इसका मतलब क्या है, यह निम्न ताप पर ही क्या होने लगती हैं, वाष्पित होने लगती हैं। तो सामान्यतः धातुओं का गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। तो पहले देखिए थोड़ा सा, इसके बाद और भी है, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए एक बार। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, हीरा को छोड़ दीजिए, तो कार्बन के ही दोनों अपर रूप है, तो एक हो गया, और उसके बाद एक आयोडीन को छोड़ दीजिए। अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वह विद्युत का चालन करता है। अधातुओं में तन्यता व आघात वर्णनीयता का गुण नहीं पाया जाता, यानी तार नहीं बनाया जा सकता, और ना इनसे चादर बनाई जा सकती है। सामान्यतः धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, अतः यह निम्न ताप पर ही क्या होने लगती हैं, वाष्पित होने लगती हैं। तो पहले इतना उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों में पांचवें की, ठीक है, अगले गुणधर्म की बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला गुणधर्म, पांचवा। बात करते हैं भंगुरता की। तो पांचवा हम लिखेंगे भौतिक गुणधर्म में, पांचवा क्या हो जाएगा, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं,
सामान्यतः क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। अब भंगुर का मतलब अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो ये टूट कर बिखर जाएंगी, इसी को कहते हैं, यानी आघात वर्णिता का जब गुण नहीं होगा तो वह टूट कर बिखर जाएंगी, और इसी गुण को कहते हैं भंगुरता का गुण। तो सामान्यतः अधातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं, ठीक है, अतः इन्हें पीटकर चादर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो पीटने जाएंगे यह क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी टूटकर। और इसी प्रकार देखिए और एक गुणधर्म घनत्व, इनका घनत्व यानी किसका, अधातुओं का, अधातुओं का घनत्व सामान्यतः निम्न होता है, यानी धातु से कम होता है, सामान्यतः निम्न होता है, निम्न होता है। लेकिन अपवाद में आप शामिल कर सकते हैं हीरा को। हीरा कई धातुओं की अपेक्षा भी क्या है, घनत्व ज्यादा है, कई धातुओं से भी ज्यादा घनत्व रखता है हीरा, और ग्रेफाइट भी, ठीक है। तो ग्रेफाइट अपवाद में यहां पे हो जाएगा हीरा और क्या, ग्रेफाइट, इनका घनत्व कई धातुओं से भी अधिक होता है। तो आप अधातुओं का जो घनत्व है कह सकते हैं कि सामान्यतः क्या होता है, निम्न होता है, लेकिन दो अपवाद याद रखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन के ही अपर रूप हैं, ठीक है। अपर रूप पढ़ेंगे हम लोग जब कार्बन और उसकी यौगिक पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तब, तो ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ पे, बस जानते रहिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे धातुएं अधातुएं आध्वनिक होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी इन्हें हथौड़े से पीटने पर कोई विशेष ध्वनि नहीं आती है, अधातुएं आध्वनिक होती हैं। सामान्यतः एक शब्द लगा लीजिएगा, सामान्यतः है, कुछ आ भी सकता है कहीं पर, तो लेकिन सामान्यतः जो होता है अधातुएं आध्वनिक होती हैं, ठीक है। तो एक गुण और देख लीजिए, भंगुरता हो गया, कुछ देखिए कठोरता जो होती है धातुओं की, उसके बारे में बात करते हैं। अधिकांश अधातुएं जो है ना, अधिकांश ठोस अधातुएं, अधिकांश ठोस अधातुएं जो हैं मृदु होती हैं, मृदु होती हैं, यानी किसकी तरह, जो आप सोडियम और पोटेशियम पढ़े थे उसकी तरह मृदु होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पे सल्फर आ जाएगा व फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर व फास्फोरस, जबकि कुछ कठोर होती हैं, जबकि कुछ कठोर होती हैं। कठोर में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कार्बन का अपर रूप हीरा महाकठोर है, ठीक है। तो यहाँ पे यह गुणधर्म देख लीजिए, अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं, सामान्यतः भंगुर होती हैं, अधातुओं का घनत्व सामान्यतः निम्न होता है, अधातुएं सामान्यतः आध्वनिक होती हैं, अधातुएं जो हैं, अधिकांश ठोस अधातुएं जो हैं वह मृदु होती हैं, जैसे सल्फर व फास्फोरस, जबकि कुछ कठोर होती हैं, जबकि कुछ क्या होती हैं, कठोर, जैसे कि कार्बन का अपर रूप हीरा। तो इन सभी को उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म पर। तो आइए देखते हैं, भौतिक गुणधर्म हो गया, तो अब देखते हैं रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो देखिए, तो सबसे पहले वही है, रासायनिक गुणधर्म में करना क्या है, विभिन्न जो रासायनिक यौगिक है उनसे क्रिया करानी है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले गुणधर्म की बात करते हैं। नंबर 1, अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। अधातुओं की किससे क्रिया, ऑक्सीजन से। तो अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ना अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अधातु ऑक्साइड। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं और यहां संकेत में लिखता हूं, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु प्लस ऑक्सीजन बनता है अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ठीक है। देखिए अधातु ऑक्साइड। अब यहां पे देखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा आप लोग, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्यतः यह जो ऑक्साइड होता है यह होता है अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय।
ठीक है। लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो होते हैं उदासीन, जो होते हैं उदासीन। अम्लीय ऑक्साइड में जैसे देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन से क्रिया करा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना। आप देख सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड है। उदासीन में देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, यह उदासीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह लिटमस पेपर के प्रति यानी कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करते हैं, और यह लिटमस पेपर के साथ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो अधातु ऑक्साइड बनता है, कुछ क्या होते हैं अम्लीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं उदासीन होते हैं। तो आइए देखिए, अधिकांशतः अम्लीय ही मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ देखे जा सकते हैं कैसे, उदासीन। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल आपके पास मिल जाएगा, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः बनता है। एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए, यस की क्रिया यानी सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराइए, और ऑक्सीजन से कराने का मतलब O2 से कराना, जब भी ऑक्सीजन से कराना मतलब O2 से कराना है, तो यह बन जाता है SO2, यह बना कार्बन डाइऑक्साइड, यह बना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए जल्दी से। अब देखिए अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, इसको देख लिया होगा आपने, तो अब देखते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। तो दूसरा नंबर, अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन से क्रिया, और पता है ना हाइड्रोजन यश केवल क्रिया नहीं करेगा, H2 होकर क्रिया करेगा। द्विपरमाणुक जो गैसें होंगी वह अकेले नहीं क्रिया करती हैं, वह द्विपरमाणुक रूप में ही क्रिया करती हैं, जैसे O2, H2, Cl2, F2, ठीक है। इस तरह से यह क्रियाएं जो होती हैं द्विपरमाणुक रूप में ही होती हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया, तो आप वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे, और यहाँ पे एक आपको शार्ट में यहाँ पे दिखा देते हैं, अधातु प्लस हाइड्रोजन। अधातु प्लस हाइड्रोजन जो बनता है उसे कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। तो आप अधातु हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। तो आप लिख लीजिएगा, मैंने जो बोला, अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जब C की क्रिया यानी कार्बन की क्रिया, यहाँ पे कार्बन को याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा, क्योंकि अधातुओं में ज़्यादातर अब क्रियाएं हम कार्बन के साथ याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। तो देखिए कार्बन के H2 से जब क्रिया कराएंगे तो CH4 बन जाता है, जिसे आप लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। संतुलित करना होगा तो संतुलित कर लीजिए, यहाँ 2 लगाएंगे, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक अधातु आपके पास है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्रिया करा दीजिए H2 से, तो क्या बनता है, NH3, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे N है 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3, यह हो गया संतुलित, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों क्रियाओं को नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आते हैं तीसरे गुणधर्म पर। यहीं पर देख लीजिए नीचे, अधातुओं की क्लोरीन से क्रिया यानी Cl2, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया। अब यहां पे देखिए शार्ट में पहले देखिएगा, फिर मैं बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अधातु प्लस Cl2 यानी क्लोरीन क्रिया करके क्या बनाते हैं, आप यहां हाइड्रोजन जैसे लिखे वहां पे यहाँ पे क्लोरीन भी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह बनाएंगे अधातु क्लोराइड। जैसे धातुओं के साथ क्लोरीन की जब क्रिया हुई थी तो धातु क्लोराइड बना था, यहां बनेगा अधातु क्लोराइड, अधातु क्लोराइड, ठीक है। आप इसमें एक एग्जांपल याद रखेंगे, P4। अच्छा पहले लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, तो मैं बोल देता हूं, अधातुएं हेडिंग बना के लिखना है, तो अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाती हैं, यह हेडिंग है, और उसमें लिखना है अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके अधातु क्लोराइड बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल याद रखिए, P4। P4 क्या हो जाता है, P4, और इसकी क्रिया करानी है Cl2 से। किससे करानी है, Cl2 से। यह फास्फोरस है P, और इसकी क्रिया कराते हैं तो बनता है PCl3, PCl3। अब यहाँ पे इसको आपको करना क्या है, संतुलित। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ किससे करिए, 2 से, नहीं होगा बराबर, ठीक है।
तो किससे करें? पहले तो यहाँ पे इसको निपटाना होगा, 4 से करिए। किससे होगा? 4 से। तो P कितना हो जाएगा? 4। और यह कितना बन गया? Cl 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। यह हो गया संतुलित। तो इसको ही आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। तो अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनता है, जैसे एग्जाम्पल में मेथेन बना और अमोनिया बना। अधातुओं की Cl2 से क्रिया कराने से अधातु क्लोराइड बनता है, जैसे यहाँ PCl3 बना, PCl3 बना। तो दोनों को उतार लीजिए पहले। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसमें रासायनिक गुणधर्म तो ये इतने ही हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो यह लिख सकते हैं, क्या अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं सामान्यतः या प्रायः सामान्यतः जल व अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं धातु और अधातुएं। आपने जो पढ़ा था कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपने अष्टक नियम के तहत पढ़ा हुआ कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी किसी भी प्रकार से वह अष्टक पूरा करना चाहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं। तो यह दोनों त्याग कर ग्रहण करके आपस में आदान प्रदान करके इलेक्ट्रॉनों का क्या बना लेती हैं? यह अपना अष्टक पूरा कर लेती हैं और अष्टक पूरा करने के अवसर में इनको यौगिक बनाने का मौका मिल जाता है, यानी यौगिक बनाती हैं। तो आइए देखते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच अभिक्रिया। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ठीक है। इनके बीच जो बंध बनेगा धातु और अधातु के बीच, हमें उसे जानना होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से पहले हम शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जानना ही होगा। तो धातुओं व अधातुओं के बीच क्रिया या धातुओं अधातुओं की क्रिया। अब यहाँ पे इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एक ले लिया सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम। एक ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया? क्लोरीन। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 281। इसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का पहले होता कितना है परमाणु क्रमांक? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 287। इसमें देखिए एक की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए और इसके पास एक अतिरिक्त है। अगर यह त्याग देगा एक को तो यह हो जाएगा 8 अष्टक पूरा। यह 7 लेना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा संख्या में लेना मुश्किल हो जाए। जैसे आपके पास 99 रुपए हैं तो 100 खत्म करना आसान होगा कि एक ग्रहण करना? तो एक ग्रहण करना किसी से मांग के, उधार मांग के, भीख मांग के पूरा कर लेंगे, यह 100 पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे आपके पास 1 रुपया और इसको 100 रुपया बनाइए या तो 0 रुपया बनाइए, तो आसान काम क्या है? 1 रुपया एकटा भी खा लीजिए, खत्म बवाल, ठीक है, 0 हो गया। तो आसान काम था यहाँ त्यागना। जब कम होगा तो त्यागेगा, अधिक होगा तो वह ग्रहण करेगा। तो वह संख्या कौन है जो निर्धारित करेगी कि कौन त्यागेगा कौन ग्रहण करेगा? तो वह संख्या 4 है। अगर 4 से कम 3, 2, 1 आ गया तो यह इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? त्यागता। अगर बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। सामान्यतः 4 वाला शामिल होता है अधातुओं में, जैसे कार्बन को किया जाता है, ठीक है। अगर 4 से अधिक है तो 5, 6, 7, 8 रहेगा तो अष्टक तो पूरा हुई हो जाएगा। लेकिन हमें अष्टक पूरा करना है तो यहाँ 7, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और फिर कौन हो सकता है? 7। अब यहाँ पे जब देखेंगे इसके पास पूरा करने के लिए यहाँ पे अगर ये त्यागेगा तो 5, लेकिन ग्रहण करना है तो कितना? 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो यह कर लेगा इतना ग्रहण, ठीक है। और यहाँ पर यह इतना त्यागेगा तो यह पूरा त्याग देता है, ठीक है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। इस चक्कर में इन दोनों की क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो एक दहेज देता है, एक दहेज लेता है। देखिए इस चक्कर में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब देखिए, तो सोडियम के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा तत्व है तो इसलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन दर्शाना है अंतिम कोश का, तो हम इस प्रकार से कुछ दर्शा सकते हैं। 1, 2, 3 हो जाएगा, 4 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और हमारे पास इसमें बाह्यतम कोश में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यह इलेक्ट्रॉन खाली होगा तो फिर बाह्यतम कोश में कितने बचेंगे? 8। तो इस प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है।
इस प्रकार से इन दोनों के बीच क्रिया हो जाती है और बनता क्या है, NaCl। इसे कहते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच क्रिया। तो धातुओं और अधातुओं के बीच अब क्रिया क्यों होती है, धातुओं व अधातुओं के बीच क्रिया क्यों होती है, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए। क्योंकि जो अक्रिय गैसें हैं उनमें होते हैं बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और वह अस्थायी अवस्था होती है। तो जिनके कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं वह अस्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। तो जो अक्रिय गैसें हैं उनके पास पहले से ही 8 होते हैं, जैसे आर्गन है, नियान है, जेनान है, क्रिप्टान है, रेडान है, इन सबके बाह्यतम कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह है, इनको ना इलेक्ट्रॉन त्यागना ना ग्रहण करना, यानी अस्थायी अवस्था में बैठे हुए। तो जिनके पास नहीं है वह अस्थायी अवस्था में है। तो किसी प्रकार से कोई भी अस्थायी होगा, जैसे कोई नौकरी नहीं पाया है तो अस्थायी होने के लिए नौकरी के लिए कोशिश करेगा, तो वह जो नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहा है यानी अस्थायी नहीं, अस्थायी होने की कोशिश कर रहा। तो अस्थायी यह भी होने चाहेंगे 8 पूरा करके। तो यहाँ पे सोडियम 8 पूरा करने के लिए 1 त्याग दिया और क्लोरीन 8 पूरा करने के लिए 1 को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से दोनों के अष्टक पूरे हो गए। यह 1 यहाँ चला गया तो इसका बन गया 8 और यह फिर से आ गया नया 8। तो सबके दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में इनके बीच अपक्रिया हो जाती है। ठीक है, क्यों, अस्थायित्व ग्रहण करने के लिए। हमें यह जानना था, बस इतना ही। हमें जो जानना है मेन है इनके बीच बनने वाला बंध। देखिए यह सोडियम और क्लोरीन है, तो यह दोनों जब क्रिया कर रहे हैं तो इनके बीच एक बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, जैसे शादी में 7 फेरे होते हैं तो एक बॉन्डिंग बनती है लड़के और लड़की के परिवार में। इसी प्रकार यहाँ पे भी इनकी जब शादी होगी, मतलब इनके बीच क्रिया होगी, तो एक बॉन्डिंग बनेगी। तो उस बॉन्ड का नाम हम क्या देंगे, उसी बॉन्ड का नाम पड़ता है, यहां पर आप कह सकते हैं विद्युत संयोजी बंध। सबसे पहले उसका नाम जो मेन है वह लिखते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध। ठीक है, अब आपको पता है कि धन आयन और ऋण आयन जब मिलेंगे तो वहां आयन होते हैं, तो आयनिक बंध बनता है। तो यहां पे बन गया कौन सा बंध, आयनिक बंध। इसी आयनिक बंध का नाम है, इसे मैं मिटा दूं, इसी आयनिक बंध का दूसरा नाम है विद्युत संयोजी बंध, या वैद्युत भी लिखते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, या संयोजक भी लिख सकते हैं, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, या धातु अधातु बंध भी कभी कभी लिखा जाता है, धातु अधातु बंध, क्योंकि यह धातुओं और अधातुओं के बीच ही बनता है। तो आइए पढ़ते हैं धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंध के बारे में, यानी आयनिक बंध के बारे में। ठीक है, एक चीज और यही ध्यान दीजिएगा, तो जो धातुएं हैं अधातुएं हैं इनके बीच बनता है आयनिक बंध, और या फिर कह सकते हैं विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, और इन्हीं से जो यौगिक बनेगा उसे कहेंगे आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। ठीक है, या फिर कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक। अब यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है क्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने वह इलेक्ट्रॉन लिया। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का इस क्रिया में आदान प्रदान होता है किस बंध बनाने के लिए, आयनिक बंध बनाने के लिए, उसे कहते हैं क्या, आयनिक संयोजकता, आयनिक संयोजकता। अब पता है संयोजकता मतलब होता है किसी तत्व की किसी अन्य तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता कितनी है। तो इसकी 1 थी, इसकी भी 1 है, तो आयनिक संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहां पे हम अब देखते हैं पहले इसको एक एक करके। यह नहीं लिखना था आपको, जो लिखना है वह अब यहां से लिखना है। तो अब लिखना है आयनिक बंध। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यही अंग्रेजी रहेगी, आयनिक बॉन्ड। अंग्रेजी दूसरा नाम हिंदी का क्या है, वैद्युत या विद्युत भी लिख सकते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, या वैद्युत संयोजी बंध, आप दोनों में से कोई भी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसकी। तो बनता किसके किसके बीच है, पहले बताइए कैसे बनता है। तो आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉन देने से और लेने से। तो यहां पे देखिए कोई देने वाला हो उसके साथ कोई लेने वाला हो, तो वहां बन जाता है क्या, आयनिक बंध। तो यह बनता है धातुओं और अधातुओं के बीच। तो धातुओं और व अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से,
इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जिस बंध का निर्माण होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। उसे आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब यहीं पे स्टार बनाकर नीचे लिखेंगे, यह बंध बनाने में या फिर आप सबसे पहले यहां पे हम हेडिंग ही बना लेते हैं, आपको इसी के तहत एक हेडिंग बनाते हैं, क्या? आयनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता हेडिंग बना के लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आयनिक वैलेंसी। आयनिक वैलेंसी या दूसरा नाम हो जाएगा, इसे ही कहेंगे क्या? वैद्युत संयोजी संयोजकता या वैद्युत संयोजक संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंसी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसको भी देखिए आयनिक संयोजकता। तो आयनिक बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। उसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया था, अभी बनाया था NaCl, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और यहां पे कितने थे बाहर? 7 थे, और इसको करना था कितना? 8। तो इसने यह इलेक्ट्रॉन एक दिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा? एक इलेक्ट्रॉन का। केवल कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का। यह दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इन दोनों की वैलेंसी कितना है? 1। यानी कि कौन सी संयोजकता? यानी कि इन दोनों की आयनिक संयोजकता कितनी है? 1। तो क्लोरीन की आयनिक संयोजकता 1। ये देखिएगा Cl ना इसी के साइज में रहे, यानी C कैपिटल है, L स्मॉल है, तो एक वैलेंसी इसकी भी है, एक वैलेंसी इसकी भी है। अगर यह 2 लेता तो इसकी वैलेंसी आयनिक संयोजकता कितनी हो जाती? 2 हो जाती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और आयनिक यौगिक। यह क्या होता है? अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या? आयनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या है? तो जिस यौगिक में आयनिक बंध पाया जाता है, या जिन यौगिकों में लिख सकते हैं, तो जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है, उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, देखिए जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब बताइए जैसे आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो आपको सीधा सा एग्जाम्पल कौन लिखना है? जो धातु और अधातु से मिलकर बना हो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जैसे है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, और भी बताइए। तो आयनिक बंध जिसमें पाया जाए, आप बना सकते हैं कुछ भी। यहाँ से आप यहाँ से NaBr बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड बना सकते हैं। इस प्रकार से आप ETC यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, तो और भी हो जाएंगे एग्जाम्पल। तो फिर से देख लीजिए, आयनिक बंध किसे कहते हैं, या वैद्युत संयोजक बंध किसे कहते हैं, या वैद्युत संयोजी बंध भी लिखते हैं, या धातु अधातु बंध भी लिखा जाता है। तो धातुओं व अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जिस बंध का निर्माण होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक संयोजकता, तो आयनिक बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, तो एक संयोजकता हो गई सोडियम की भी, एक हो गई क्लोरीन की भी। आयनिक यौगिक,
जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने सोचा होगा कि अगर संयोजकता यहाँ पे क्लोरीन की आप यहाँ पे देख लिए कितना, Na ने 1 दिया Cl को, तो यहाँ पे तो 1 हो गई इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। इसी प्रकार अगर आ गया होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6। अष्टक पूरा करने के लिए इसे चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम करते क्या हैं, हम इससे अगर सोडियम ही थमाना है तो हम इसके 2 सोडियम देंगे, 2 सोडियम लाएंगे इसके लिए, तो एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ठीक है। यानी यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन यह लिया? तो 2 लिया। यानी इसने अपने को ग्रहण करने में कितने इलेक्ट्रॉन को लाया? 2, लेकिन इसने दिया कितना? 1। तो सोडियम की जो आयनिक वैलेंसी है वह 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है? वह 2 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यह बना था क्या? Na2O, यह सोडियम ऑक्साइड था। यह क्या था? सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को बीच में करिए, सोडियम को बगल बगल चिपकाइए, तो यहाँ पे यह कितना हो गया? 6 बनाइए, ठीक है। 8 करना है तो इसके पास एक अतिरिक्त, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसने 1 दिया, इसने भी 1 दिया, यानी सोडियम 1 ही देता है, और इसने 2 लिया, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा उतार लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिकों के कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। चलिए अब देखते हैं इन आयनिक यौगिकों के क्या कुछ विशेषताएं, आयनिक यौगिकों की कुछ विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड एक कैसा विलयन है, मतलब कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। कैसा है? आयनिक। तो आइए आयनिक यौगिकों की विशेषताएं पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमारी हेडिंग है आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो देखिएगा, सबसे पहले जानिए कि आयनिक यौगिक जो बनते हैं उनमें एक बंध बनता है, और वह देखिए आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं Na और Cl। तो इस आकर्षण बल का हम नाम देते हैं प्रबल स्थिर आकर्षण वैद्युत आकर्षण बल। तो देखेंगे तो आयनिक यौगिकों के मध्य, आयनिक यौगिकों में प्रबल वैद्युत, प्रबल और स्थिर भी होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत या विद्युत भी लिख सकते हैं, वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। और इसी बल के कारण इनकी प्रकृति जो होती है ना, क्रिस्टलीय होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलीय का सीधा सा मतलब होता है जिसमें कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जिसमें सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। तो यहां पर पाया जाता है जिसके कारण जो आयनिक ठोस होते हैं या आयनिक यौगिक जो होते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिकों की प्रकृति, यह लिख सकते हैं, आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, ठीक है। तो यह हो गया आपका पहला। तो क्या होता है? आयनिक यौगिकों में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय का मतलब जिसके कण क्या हो? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। दूसरा, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्यों? क्योंकि उनमें यही जो आकर्षण बल पाया जा रहा है, इसी कारण इनका गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है। तो लिखेंगे इनका गलनांक व क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, केवल लिख देंगे। अति उच्च भी लिख सकते हैं, उच्च होता है, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता मतलब ज्यादा होता है, ठीक। तीसरा, वैद्युत चालकता। क्या इसमें विद्युत का चालन होगा? तो इनमें जो, अगर यह ठोस अवस्था में, जैसे नमक ले लिया आपने, केवल नमक में ही करंट छुआ रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें विद्युत नहीं उतरेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको पानी में घोल दीजिए, फिर करंट ले जाइए, तो फिर आपका गोलमाल हो जाएगा। गोलमाल में कैसे देखिए उछालता है। तो आप वहां पर अगर केवल नमक जो है, नमक में केवल विद्युत
फैला रहे हैं तो वहां पे क्या नहीं हो रहा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन उसको जलीय विलयन बना लिए हैं तो उसमें विद्युत का प्रवाह होगा। तो लिखेंगे आयनिक यौगिक के ठोस रूप में, तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं या विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं। क्यों? देखिए, आयन बनने के लिए जलीय विलयन लेना पड़ता है और आपको पता है कि अगर जलीय विलयन, अगर एक धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण, दूसरी धारा प्रवाहित होती है आपके जो यहाँ पे आयन बनते हैं उसके कारण, ठीक है। तो आपको धारा प्रवाहित करने के दो कारण बनते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन, धातु में कौन बनता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी अगर कोई तरल है तो उसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने के कारण कौन बनते हैं? आयन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में सीधे यौगिक में, इस यौगिक में प्रवाहित नहीं होगी धारा, लेकिन अगर उसे जल में मिला देंगे तो उसमें बन जाता है Na+ आयन और Cl- आयन। जो ही माइनस और प्लस आयन उपस्थित हुए त्यों ही उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं चालन नहीं करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन अपने जलीय विलयन में करते हैं, अपने जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो विलयन में करते हैं, ठीक है। इससे आगे आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए फिर से, आयनिक यौगिकों में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयनिक यौगिकों की प्रकृति क्रिस्टलीय होती है, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन अपने जलीय विलयन में करते हैं, ठीक है। और इनका जलीय विलयन भी देख सकते हैं, तो जलीय विलयन में यही लिख सकते हैं, जलीय विलयन में यह आयन उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में ये आयन उत्पन्न करते हैं, आयन उत्पन्न करते हैं। तो जैसे वही सोडियम क्लोराइड को जल में डाला गया तो सोडियम बना और क्लोराइड बना। अगर NaCl को जल में डाला जाए तो यहाँ पे बनता है Na+ आयन और Cl- आयन, तो यहाँ पे यह आयन बन जाते हैं, इसी कारण धारा प्रवाहित होती है। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। तो क्या है, जलीय विलयन में ये आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इन सभी को नोट कर लीजिए। तो यह रहा आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, पहले नोट करिए। एक विशेषता और है, उसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले उस विशेषता के बारे में, विशेषता बताने से पहले आपको दो चीजें बतानी पड़ेगी कि विलायक, देखिए विलायक होते हैं मेनली दो प्रकार के, एक होता है ध्रुवीय विलायक और एक होता है अध्रुवीय विलायक, ठीक है। तो जो अकार्बनिक विलायक होते हैं, अकार्बनिक विलायक होते हैं, जैसे कि जल में कार्बन नहीं है तो जल कैसा विलायक कहलाएगा? अध्रुवीय विलायक, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक कहलाएगा जल। और जिसमें कार्बन पाया जाता है तो उसे कार्बनिक विलायक भी बोलते हैं। तो कार्बनिक विलायक जो होता है उसे कहते हैं अध्रुवीय विलायक, जैसे कि एसीटोन में कार्बन पाया जाता है, जैसे कि बेंजीन में भी कार्बन पाया जाता है। तो यह दोनों क्या है? अध्रुवीय विलायक है। तो आपकी जो विशेषता है, जो आयनिक यौगिक होते हैं वह ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में यानी जल में कैसे होते हैं? विलेय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में विलेय नहीं होते हैं। तो ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं, और अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। तो देखिए, इसी को लिख लेंगे हम लोग। तो यह होगा पांचवा होगा कि छठवां होगा, क्रम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों कोष्टक में जल में विलेय होते हैं,
ये सोडियम को अगर पानी में डाला जाए तो घुल जाएगा, विलेय होते हैं, ठीक। लेकिन एथेनॉल भी है अध्रुवी विलायक, क्योंकि उसमें भी कार्बन है, एथेनॉल जो शराब में मिलाया जाता है, ठीक है। लेकिन अध्रुवी विलायकों में, लेकिन अध्रुवी विलायकों में ये अध्रुवी विलायकों जैसे में क्या शामिल कर सकते हैं, बेंजीन, ठीक है, एसीटोन, एथेनॉल भी कर सकते हैं। कितना लिखेंगे, तो यहां पे अध्रुवी विलायकों में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, एसीटोन में अविलेय होते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो यहां पर हमने इस वीडियो में क्या देख लिया है, इस वीडियो में हमने पढ़ लिया धातु के भौतिक गुणधर्म, अधातु के रासायनिक गुणधर्म और धातुओं और अधातुओं के बीच क्रिया, और उससे बनता है आयनिक बंध, और उस आयनिक बंध से बनता है आयनिक यौगिक, और हमने देख लिया उसके आयनिक यौगिकों की विशेषताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद।